A very good morning, students. This is Sujata Chauhan. Today I am here with the rest part of the chapter in EVS. So open your book, take out your book, EVS book, this book, and open the chapter 10. Chapter 10 open कीजिए children. फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट पीपल, जो मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूँ. दिस इज द पेज नंबर 57 स्टूडेंट्स. सो ओपन दिस पेज. इसका हाफ पार्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. ठीक है. सो ओपन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 59. तो स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल पीपल यानी आदिवासी लोग हमारे देश के बहुत सारे फॉरेस्ट में, जहाँ जहाँ फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है वहाँ वहाँ वे रहते हैं. कहाँ कहाँ, जैसे मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में दे हैव अ सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन. Okay, every tribal community has some special trees and animals. They protect them and consider them to be sacred. They worship them. Now I tell you about their worship, their sacred trees. Today I will teach you. Okay, so let's start. Hunting with bows and arrows and food gathering are their traditional occupations. आदिवासी जो लोग थे उनका जो ट्रेडिशनल रीति रिवाज, यानी वो बहुत पहले टाइम से ही, ट्रेडिशनल होता है हमारा जिस काम को हम बहुत पहले से ही करते आ रहे हैं. तो उनका ऑक्यूपेशन था ये कि हंटिंग विद बॉज एंड एरोज एंड फूड गैदरिंग. हंटिंग करना धनुष बाण से और फूड गैदरिंग करना, खाना इकट्ठा करना, क्योंकि वो इकट्ठा कर करके उस खाने को खाते थे. ठीक है. दे ओकेजनली ऑब्टेन ग्रेन्स इन एक्सचेंज ऑफ हनी, गम, सर्टेन नट्स, वाइल्ड फ्रूट्स और अदर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. वे ज्यादातर क्या करते थे, जो ग्रेन है वे उसे प्राप्त करते थे चेंज करके. किसको? हनी, गम, सर्टेन नट्स, जैसे अखरोट वगैरह होते हैं, बादाम होते हैं, इन्हें नट्स कहते हैं. एंड वाइल्ड फ्रूट्स, और जंगली जो फ्रूट्स होते हैं उन्हें लोगों को देकर और उनसे वे एक्सचेंज करते थे ग्रेन, यानी अनाज वे एक्सचेंज में लेते थे. ठीक है. क्योंकि खाने के लिए उन्हें रोटियां तो ग्रेन से ही बनेंगी, अनाज से ही बनेंगी. थ्रेट्स फेस्ड बाय ट्राइबल कम्युनिटीज. थ्रेट्स यानी खतरा है, फेस खतरे का सामना कर रहे हैं ट्राइबल कम्युनिटीज, यानी जो हमारे आदिवासी लोग हैं आज वे बहुत ज्यादा खतरे में हैं. क्यों खतरे में क्यों हैं? बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. लोगों की जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, लोग इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि वे फॉरेस्ट की कटिंग करते जा रहे हैं आज. और फॉरेस्ट में आदिवासी रहते हैं, अब फॉरेस्ट की कटिंग होती रहेगी बिकॉज जो फॉरेस्ट्स हैं वे गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, और गवर्नमेंट अगर उनकी कटिंग करेगी तो फिर वे कहाँ रहेंगे? जो उनका घर है वह उनसे छीन जाएगा, फिर वे कहाँ रहेंगे? तो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट विदाउट प्लांटिंग न्यू वंस इन रिटर्न इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन. चिल्ड्रन, प्लांट्स की कटिंग करना और प्लांट्स को ना उगाना, यानी फॉरेस्ट की हम कटिंग करते जा रहे हैं और न्यू प्लांट्स हम उस एरिया में नहीं उगा रहे हैं, यह होता है हमारा डिफोरेस्टेशन. इसको कहते हैं डिफोरेस्टेशन. ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन एंड लैंड रिक्वायरमेंट आर इंक्रीजिंग. क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, ड्यू टू इंक्रीज पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, लोग गांवों से शहर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं. एंड लैंड रिक्वायरमेंट आर इंक्रीजिंग. और लैंड रिक्वायरमेंट, जब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोग गांव से शहरों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो लैंड की रिक्वायरमेंट और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है. जो रहने की जगह लोगों को चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है. To meet them, forests are being cut down at very fast
स्पेस। और जब लोगों को रहने के लिए स्पेस चाहिए, हाउस बनाने के लिए उन्हें एरिया चाहिए, लैंड चाहिए, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट की कटिंग करते जा रहे हैं। और ये कटिंग बहुत ही फास्ट स्पीड में हो रही है। ओके, ड्यू टू दिस ट्राइबल्स आर बीइंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम प्लेसेस वेयर दे हैव बीन लिविंग फॉर जनरेशन। अब इसका इफेक्ट डायरेक्ट किस पर पड़ रहा है, ट्राइबल्स पर पड़ रहा है, आदिवासी लोगों पर पड़ रहा है, जिससे वे लोग डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं फ्रॉम प्लेसेस, अपनी जगह से जहां पर भी रहते हैं वहां से वे बेघर हो रहे हैं। वेयर दे हैव बीन लिविंग फॉर जनरेशंस, जहां पर वे बहुत दिन पहले से अपने पेरेंट्स, उनके जो पेरेंट्स थे और उनके भी पेरेंट्स थे और उनके भी पेरेंट्स थे, यानी उनके जो पूर्वज थे, वे सब वहां फॉरेस्ट में रहते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, वे डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं उन प्लेसेस से जहां पर वे रहते थे अपने फैमिली के साथ में, वे वहां से डिस्प्लेस्ड होते जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। The tribals who directly depend on forest for food and other needs find it very difficult to survive when forests are cut down. अब क्या है, ट्राइबल्स जो लोग, आदिवासी लोग जो डिपेंड होते हैं फॉरेस्ट पर, उनका सारा जीवन, उनकी ऑल नीड्स डिपेंड करती हैं फॉरेस्ट पर। दे सर्वाइव विद फॉरेस्ट। व्हेन फॉरेस्ट्स आर कट डाउन देन द डिफिकल्टीज आर कमिंग फॉर देम। तो डिफिकल्टीज उनके सामने बहुत ज्यादा आ रही हैं कि वे कैसे अपना जीवन सरवाइव करें, अपने बच्चों को कैसे पालें, अपनी फैमिली को किस तरह से वे सरवाइव कराएं, कैसे उनका जीवन यापन हो। द नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड रिजर्व्स set up for conservation of wild pose a great problem of the local tribal communities. They are not allowed to live in these reserved areas and are forbidden to hunt the wild animals and or graze their cattle. They have been forbidden to take enough wood to build their huts or make their plows. Now this time, National Park, Wildlife Sanctuary, Reserve set up for conservation of wild pose a great problem of the local tribal communities. Because of National Parks, Wildlife Sanctuaries, Reserve set for conservation of wildlife pose. So, the great problem generate for लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज, जो वहाँ के लोग हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनके लिए ग्रेट प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि वो कैसे रहें, कहाँ रहें, हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर लाइफ स्टाइल और देयर सर्वाइव, बट देयर इज नो इम्प्रूवमेंट, दे कैन नॉट डू नथिंग। वे कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क बना दिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी हैं एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए या प्लांट्स के प्रोटेक्शन के लिए सेंचुरीज बना दी हैं। अब वे लोग जो ट्राइबल पीपल हैं वे वहाँ रहते हैं, तो वे अब कहाँ जाएंगे। देयर इज द ग्रेट प्रॉब्लम फॉर देम। दे आर नॉट अलाउड टू लिव इन दीज रिजर्व्ड एरियाज एंड आर फॉरबिडन टू हंट वाइल्ड एनिमल्स और ग्रेज कैटल्स। अब वहाँ पर ना तो वे हंटिंग कर सकते हैं क्योंकि इट इज प्रोहिबिटेड एंड they cannot graze their cattles now। अब ना तो वे वहाँ पर कोई हंटिंग कर सकते हैं जिससे वे अपना जीवन सरवाइव कर सकें, और ना ही वे कैटल्स को वहाँ पर अपने ग्रेजिंग करा सकते हैं, चरा सकते हैं। दे हैव बीन फॉरबिडन टू टेक एनफ वुड टू बिल्ड देयर हट्स और मेक देयर प्लो। अब उनके लिए क्या है, ना तो वे वहाँ से कटिंग कर सकते हैं किसी भी ट्री की जिससे वे अपना प्लो बनाएं, हल बना लें खेत जोतने के लिए, ना ही वे अपनी हट तैयार कर सकते हैं रहने के लिए। अपनी झोपड़ी भी वे तैयार नहीं कर सकते, उन्हें लकड़ियां भी नहीं मिलेंगी वहां से फॉरेस्ट से जो गवर्नमेंट ने अपने अंडर में कर ली होती हैं, तो उसमें से तो कोई भी इनकम गवर्नमेंट ट्राइबल्स को देती नहीं है, और न ही वहां पर वो किसी एनिमल को हर्ट करने देंगे, तो जाहिर सी बात है कि वे हंटिंग भी नहीं करेंगे। अब वहां से कटिंग डाउन भी नहीं होगा ट्रीज का, तो फिर वे अपना प्लो एंड हट्स कैसे बनाएंगे। तो there is a major problem for this community, for the tribals. Okay, now the next topic is preserving forest। अब हम फॉरेस्ट को कैसे प्रिजर्व करें, कैसे सुरक्षित करें,
कि उनकी कटिंग डाउन ना करें हम। ओके, तो क्लास, tribal people have developed certain practices which preserve forest. Tribal law also protect forest. Fines are imposed on those who break these rules. Let us see some examples of how tribals and others have come together to protect forest. Preserving forest, कैसे हम फॉरेस्ट की देखभाल करते हैं, कैसे हम उसे सुरक्षित रखते हैं। तो ट्राइबल पीपल हैव डेवलप्ड सर्टेन प्रैक्टिसेस विच प्रिजर्व फॉरेस्ट। ट्राइबल पीपल ने बहुत सारे ऐसे वर्क किए हैं जिससे उन्होंने फॉरेस्ट को प्रिजर्व किया है, सुरक्षित किया है। ट्राइबल लॉ ऑल्सो प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। ट्राइबल लॉज हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं फॉरेस्ट को। फाइन्स लगाए गए हैं, फाइन लगाए गए हैं। जो भी फाइन तोड़ेगा, फाइन ब्रेक करेगा, उसको फाइन देना पड़ेगा। जो भी रूल्स तोड़ेगा उसे फाइन देना पड़ेगा। लेट्स सी सम एग्जांपल्स, हम देख सकते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो ट्राइबल्स से हैं। एंड अदर्स हैव कम टुगेदर टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। और अदर्स भी पीपल हैं जो फॉरेस्ट को बचाने के लिए आते हैं, ना कि केवल ट्राइबल्स ही, आदिवासी ही, बल्कि और भी लोग हैं जो वनों को, पेड़ पौधों को बचाने के लिए आगे बढ़े हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट स्टोरी, बिश्नोईज ऑफ राजस्थान। राजस्थान के बिश्नोईज की, जिन्होंने फॉरेस्ट को बचाने के लिए बहुत कुछ किया। ठीक है, और दिस इज द रियल स्टोरी। चिल्ड्रन, आज भी ऐसे लोग हैं जो पेड़ पौधों से इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि वे अपनी जान तक की बाजी लगा देते हैं। देखिए, आपकी पिक्चर में दिखाया भी गया, बिश्नोईज कंसिडर नेचर टू बी सेक्रेड। वे नेचर को, प्रकृति को पवित्र मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ठीक है, दिस इज द स्टोरी ऑफ राजस्थान बिश्नोई। फॉर द बिश्नोईज ऑफ राजस्थान, प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स लाइफ इज अ रिलीजन। रिलीजन मीन्स हमारा होता है धर्म। फॉर बिश्नोईज, बिश्नोईज के लिए, राजस्थान के बिश्नोईज के लिए फॉरेस्ट को बचाना और एनिमल्स, प्लांट्स को बचाना उनके जीवन का धर्म है। लाइफ इज अ रिलीजन। एंड 1730 की बात है। द महाराजा ऑफ जयपुर वांटेड सम वुड टू फायर ब्राइक्स इन हिज पैलेस। महाराजा थे, जोधपुर के एक राजा थे, एंड 1730 में उन्होंने अपना एक महल बनाना चाहा। सो महल बनाने के लिए, पैलेस बनाने के लिए उन्हें फायर ब्रेक्स की जरूरत हुई, नीड थी। सो अ टीम वाज वुड कटर वाज सेंट टू कट ट्रीज नियर अ बिश्नोईज विलेज। सो उन्होंने एक टीम को, एक अपने ग्रुप को भेज दिया, टीम को कटिंग के लिए, वुड की कटिंग के लिए बिश्नोई विलेज में। However, Amrita Devi, a Bishnoi woman, hugged the trees to stop them for being cut. वहाँ पर एक लेडी थी, अमृता देवी, उन्होंने, जो बिश्नोई वुमेन थी, बिश्नोई की एक लेडी थी, उन्होंने उन्हें रोका। जो किंग के द्वारा भेजी गई टीम थी कटिंग डाउन ट्रीज के लिए, उसे उन्होंने, अमृता देवी ने मना किया ट्रीज की कटिंग के लिए। सी वॉज ज्वाइंड बाय अदर पीपल ऑफ ट्राइब्स। और उसके बाद उसके साथ बहुत सारे लोग और भी थे जिन्होंने उन्हें ज्वाइन किया, और जो किंग की भेजी हुई टीम थी वुड कटर्स की, उसे मना करने के लिए उन्होंने कोशिश की, ट्राई किया कि वे ना काटें इन पेड़ों को, ट्रीज को। द क्रूल वुड कटर्स किल्ड द ट्राइबल्स हु वर ट्राइंग टू सेव द ट्रीज। अब क्या हुआ कि जो क्रूल वुड कटर्स थे, ये क्रूर थे बहुत ज्यादा, तो इन्होंने ट्राइबल्स जो पीपल थे एंड अमृता देवी, इन सभी को इन्होंने क्या किया, इन्हें पेड़ को बचाने की वजह से इन्हें उन्होंने मार दिया। द किंग वॉज सैडेंड व्हेन ही हर्ड अबाउट दिस इंसिडेंट। जब उन्होंने इस इंसिडेंट के बारे में सुना किंग ने, तो किंग को बहुत ज्यादा दुख हुआ। He banned the cutting of green trees and killing of animals in बिश्नोई forest. तब उन्होंने बैन लगा दिया कि कोई भी बिश्नोई फॉरेस्ट में से ना तो कोई ग्रीन ट्री को कटिंग करेगा और ना ही किसी एनिमल को कोई मारेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर।
फ्रेंड्स, एक और स्टोरी इसी टाइप की जो पेड़ों को बचाने के लिए की गई थी। ऐसे बहुत सारे आंदोलन हुए हैं उसके बाद में, ठीक है। तो एक और मैं आपको बताती हूँ, द चिपको आंदोलन या चिपको मूवमेंट के नाम से भी इसको जानते हैं। द चिपको मीन्स होता है टू ह्यूज द ट्री, यानी पेड़ से चिपक जाना, ठीक है। जिस तरह से आपकी बुक में पिक्चर में दिखाया भी गया है, पेड़ को पकड़ के लोग बैठ गए थे, खड़े हो गए थे कि हम इसे नहीं छोड़ेंगे। एंड आंदोलन मीन्स, आंदोलन का मतलब होता है मूवमेंट इन इंडिया, मूवमेंट, ओके। इन इंडिया, इंडिया में ये चिपको आंदोलन या चिपको मूवमेंट के नाम से फेमस है आज बहुत ज्यादा। द चिपको आंदोलन लिटरली मीन्स अ मूवमेंट टू ह्यूज द ट्रीज। तो क्लास, चिपको आंदोलन का मतलब है टू हग द ट्रीज। हग मीन्स आलिंगन करना, ट्रीज से चिपक जाना, ट्रीज को कटिंग डाउन से मना करना कि ट्रीज की कटिंग नहीं करने देंगे हम। तो उसके लिए लोग क्या करते थे, हग मूवमेंट टू हग द ट्रीज। हग मीन्स आलिंगन, यानी उन्हें उनसे चिपक जाना, ठीक है। तो लिटरली लोग क्या करते थे कि चिपको आंदोलन में पेड़ से चिपक जाते थे, खड़े हो जाते थे उसको घेर कर कि हम इन्हें नहीं काटने देंगे। बिकॉज जैसे हम सांस लेते हैं, जैसे हम अच्छा बुरा फील करते हैं, वे भी ऐसे ही अच्छा बुरा फील करते हैं, और इनके बिना हमारा जीवन क्या है, वो संपूर्ण नहीं है, ठीक है। दिस मूवमेंट मार्क्ड पीपल्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फेलिंग ऑफ ट्रीज in an Uttarakhand village. In 1973, a group of villagers led by Chandi Prasad Bhatt hugged a group of trees to prevent contractor from cutting them down. A year later, people of another village repeated this protest under the leadership of Gora Devi, an old woman. ओके, दिस मूवमेंट, यह मूवमेंट या आंदोलन उत्तराखंड के गांव का है, जिसमें लोगों ने पेड़ों को काटने से मना करते हुए क्या किया कि उन्होंने पेड़ से चिपक गए वे सभी। इन 1973 में अ ग्रुप ऑफ विलेजर्स लेड बाय चांदी प्रसाद भट्ट हग्ड अ ग्रुप ऑफ ट्रीज टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम कटिंग देम डाउन। तो 1973 में एक ग्रुप जो था वो गांव का, जो चांदी प्रसाद भट्ट, जिसकी लीडरशिप की उन्होंने, चांदी प्रसाद भट्ट जी ने इसकी ग्रुप की, गांव के विलेज के ग्रुप की लीडरशिप की, और बहुत सारे प्लांट्स को, बहुत सारे ट्रीज को कटने से बचाया, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर गांव में आया था फॉरेस्ट को काटने के लिए, ठीक है। अ ईयर लेटर, एक साल बाद, पीपल ऑफ अनोदर विलेज, दूसरे गांव के लोग भी, उन्होंने भी यही वर्क किया एक टीम के साथ में, और उन्होंने अपनी टीम में लीडर किसको माना, गोरा देवी और एन ओल्ड वुमेन। अब सेम कंडीशन, सेम स्टोरी दूसरी ही गांव में एक साल बाद होती है, जिसमें गौरा देवी है, एक ओल्ड वुमेन है, चिल्ड्रन, और उन्होंने गांव के लोगों के ग्रुप को एक लीडरशिप दी और ट्रीज को कटिंग डाउन से बचाया, ठीक है। तो उसके बाद में बहुत सारे मूवमेंट इस तरह के हुए जिसमें लोगों ने प्लांट्स, ट्रीज को कटिंग डाउन से बचाया। चिपको मूवमेंट फोकसेस ऑन विच ट्रीज शुड बी फैट एंड हाउ न्यू ट्रीज शुड बी प्लांटेड। चिपको मूवमेंट का फोकस था कि हम कैसे ट्रीज को बचाएं फेल डाउन होने से, एंड कैसे, किस प्रकार से हम न्यू प्लांट्स प्लांटेड करें, ओके। इन इंडिया, द चिपको आंदोलन इंस्पायर्ड मैनी पीपल्स मूवमेंट टू कंजर्व द एनवायरमेंट। सम ऑफ देम आर, चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन के माध्यम से लोगों ने बहुत सारे लोगों को ये मैसेज दिया कि हम कैसे एनवायरमेंट को बचाएं अपने, एंड सम ऑफ देम आर, और उसके बाद में और भी बहुत सारे मूवमेंट हुए, ठीक है। इसके बाद में बहुत सारे और भी आंदोलन होते रहे पेड़ों को बचाने के लिए। उनमें से कुछ है जो नीचे दिए गए हैं। सो सी
द चिपको मूवमेंट इन कर्नाटका। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जाना कि जो फर्स्ट चिपको मूवमेंट हुआ है वह हुआ है उत्तराखंड में। ओके, उसके बाद में 1973 में भी एक आर चिपको मूवमेंट के नाम से ऐसे ही वर्क होता है जो गौरा देवी के अंडर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है फिर अपिको मूवमेंट इन कर्नाटका। कौन सा होता है वह? अपिको मूवमेंट इन कर्नाटका। फिर नेक्स्ट होता है नर्मदा बचाओ आंदोलन इन गुजरात। नर्मदा नदी को बचाने के लिए आंदोलन किया गया। नर्मदा नदी में बहुत ज्यादा गंदगी, नदियों में तो देखो आज गंदगी ही गंदगी है, कूड़ा कचरा लोग फेंक देते हैं। तो नर्मदा नदी को बचाने के लिए लोगों ने ये भी एक आंदोलन किया, नर्मदा बचाओ आंदोलन इन गुजरात के नाम से। थर्ड है चिल्का लेक एगिटेशन इन ओडिशा। चिल्का लेक एगिटेशन इन ओडिशा में चिल्का लेक है, उसको बचाने के लिए, उसका जो पोल्यूशन है उसे कम करने के लिए लोगों ने यहाँ भी एक मूवमेंट यानी आंदोलन एक किया, जिससे कि यहाँ पर कुछ सुधार हो सके, यहाँ पर पर्यावरण को बचाया जा सके। तो हमने जाना कि जितने भी ये मूवमेंट हुए हैं, जितने भी आंदोलन हुए हैं, एगिटेशंस हुए हैं, ये सब क्या है? हमारे एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए लोगों की गई कोशिशें हैं, जो कि हमें भी करनी चाहिए। ठीक है। वन महोत्सव। वन महोत्सव क्या है? वनों को बचाने के लिए, वन प्लांटेशन के लिए एक मंथ हम मनाते हैं, जुलाई। ठीक है, उसमें हम जुलाई मंथ में हम क्या करते हैं? हम पूरा मंथ प्लांटेशन करते हैं। एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जुलाई अ मैसिव ट्री प्लांटेशन ड्राइव इज अंडरटेकन इन इंडिया। इंडिया में पूरा महीना, ये मंथ जो जुलाई का मंथ होता है, इसमें पूरा मंथ में प्लांटेशन किया जाता है और इसको हम बड़े जोर शोर से मनाते हैं। इट इज नॉन एज वन महोत्सव। इसको हम वन महोत्सव के नाम से जानते हैं। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इंक्लूड, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन एम है, वह क्या है हमारा? क्रेजिंग लव फॉर ट्रीज, कि ट्रीज से हम प्यार करें, इसके लिए हम प्रोत्साहन दें, सभी को प्रोत्साहित करें। ठीक है, एनकरेज लव फॉर ट्रीज, ट्रीज से हम प्यार करें, प्रेम करें, और इसी भावना को हम इनकरेज भी करें, लोगों के अंदर इस भावना को हम बनाएं भी, बढ़ाएं भी। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्पिंग इन बाइंडिंग सॉइल एंड अवॉइडिंग सॉइल इरोजन। और जब हम प्लांटेशन करेंगे तो क्या होगा? हमारी जो मिट्टी है वो बाइंडिंग होके रहेगी। किसी भी जो बाढ़ आती है या फिर कोई भी किसी तरह की हवा का बहाव होता है, उस तरह से जो हमारी सॉइल है वो इरोजन होने से बचेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग फ्यूल एंड अदर ट्री प्रोडक्ट्स एंड प्रोवाइडिंग शेड एंड शेल्टर टू एनिमल्स। अब अगर हम ट्री प्लांटेशन करेंगे तो क्या होगा? हमें फ्यूल भी मिलेगा। जो लकड़ियां सूख जाती हैं पेड़ की, उनसे हम फ्यूल यूज करते हैं, लकड़ियां जलाते हैं। एंड अदर प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं हमें, जैसे फ्रूट्स मिलते हैं, मेडिसिन मिलती हैं, प्लांटेशन करते हैं तो। एंड एनिमल्स को, और हमें शेडो भी मिलता है, शेड भी मिलता है, छाया भी मिलती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्रेड ग्रोव्स। सेक्रेड मीन्स होता है पवित्र, एंड ग्रोव मीन्स होता है कुंजी यानी उपवन, बागीचे। सेक्रेड ग्रोव आर फॉरेस्ट एरिया विच आर कंसिडर्ड सेक्रेड बाई लोकल कम्युनिटीज। सेक्रेड ग्रोव जो होते हैं, जो पवित्र बागीचे होते हैं, आर फॉरेस्ट, वे ऐसे एरियाज होते हैं फॉरेस्ट के जो कंसिडर्ड होते हैं लोकल कम्युनिटीज के द्वारा, जो वहाँ के लोकल मीन्स जो आसपास के लोग होते हैं, वहाँ के समुदाय के द्वारा उन्हें पूजा जाता है, पवित्र माना जाता है। ठीक है, मोस्ट सेक्रेड ग्रोव्स हैव प्रेसिडिंग deities who are often housed in temples or shrines. These groves were probably established to maintain some trees for their usefulness. Gradually, they were given a sacred or divine status along with the deity of grove, thus ensure their conservation. तो ये जो सेक्रेड ग्रोव्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये प्रेसिडाइंग डाइटीज हु
are often housed in temples or shrines. तो ये जो ग्रोव्स होते हैं, जो बागीचे होते हैं, सैक्रेड ग्रोव्स हैव प्रेसिडाइंग डाइटीज. ये डाइटीज, ये जो देवता होते हैं हमारे, जिन्हें हम मंदिरों में रखते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनके लिए ये उपहार में दिए जाते हैं. उनका हम प्रयोग करते हैं टेम्पल्स में या हाउस में, या हम श्राइन्स जो पवित्र स्थल होते हैं उन मंदिरों में या पवित्र स्थानों पर हम इन ग्रोव्स का, इनके फ्लावर्स का, इनके फ्रूट्स का हम प्रयोग करते हैं. These groves are probably established to maintain some trees. इन ग्रोव्स में, इन बगीचों में क्या होता है, ज्यादातर ऐसे ही पौधे उगाए जाते हैं जो यूजफुलनेस होते हैं, जो बहुत ज्यादा लाभकारी होते हैं. जैसे पीपल है हमारा, मैंने आपको बताया था ना लास्ट क्लास में कि पीपल ऑक्सीजन देता है, रात में भी दिन में भी देता है. तो हम इसीलिए ऐसे जो सेक्रेड प्लांट्स होते हैं उनकी हम वर्शिप भी करते हैं. जैसे तुलसी है, ग्रेजुअली they were given a sacred or divine status along with the deity of grove, thus ensure their conservation. So हमें ऐसे जो ट्रीज हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा सेक्रेड है, ये डिवाइन स्टेटस रखते हैं, बहुत ज्यादा पवित्र स्टेटस रखते हैं हमारे लिए, जो बहुत ज्यादा यूजफुल हैं, तो हम उन्हें डिवाइन मानते हैं, सेक्रेड मानते हैं, और उनकी हम पूजा भी करते हैं, वर्शिप भी करते हैं, और उन्हीं को हम फिर टेम्पल्स में या श्राइन्स में जो हमारे डाइटीज होते हैं उन्हें हम ऑफर भी करते हैं. सो दस एंश्योर देयर कंजर्वेशन. और हम इस तरह से एंश्योर हो जाते हैं, निश्चित हो जाते हैं कि हम उन्हें कंजर्व कर रहे हैं, क्योंकि हमने उन्हें एक स्पेशल बागीचे में उन्हें हमने उगाना शुरू कर दिया, उनकी टेक केयर करनी शुरू कर दी है. ओके, सो नाउ आई थिंक यू हैव लर्न द लर्निंग ऑफ दिस चैप्टर. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अब हमें इस चैप्टर से क्या सीख मिलती है. तो चिल्ड्रन, हमें इस चैप्टर से सीख मिलती है कि हमें जितने भी ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, इन्हें हमें नहीं काटना चाहिए और इनकी हमें देखभाल करनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा हमें प्लांटेशन भी करनी चाहिए. और स्पेशली जुलाई मंथ में हमें जरूर प्लांटेशन करनी चाहिए. हो सके तो अपने बर्थडे पर या किसी अपने फैमिली के बर्थडे पर आप 1 प्लांट जरूर प्लांटेशन करें. ओके, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपने सभी के लिए, न केवल अपने लिए बल्कि सभी के लिए बहुत कुछ अच्छा करना सीख लिया है. ओके, तो चलिए हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. ओके, बाय बाय.